नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में जांच तेज हो गई है और अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और आपको बता दें कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक भवनों, फायर सेफ्टी मानकों की जांच शुरू हो गई है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जांच पड़ताल ये चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह ऐसे भवन, कोचिंग सेंटर, होटल्स, रेस्टोरेंट जहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों को, ऐसे भवनों को तुरंत सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अग्निकांड की घटना जो घटी है उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं और बहुत बड़ा जो ये घटना घटी है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। लखनऊ अग्निकांड और एक्शन मोड में है सरकार। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और जो भी ऐसे संस्थान, भवन मिलते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और अग्निशमन विभाग की जो टीम है वो कोचिंगों में पहुंची है और यहां निरीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, अगर आप देख सकते हैं कि यहां का जो फायर सिस्टम है उसकी जो एक्सपायरी है सिलेंडर से वो कहीं ना कहीं गायब है। और फिलहाल हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे की गई हैं और कैसे यहाँ पूरा जो निरीक्षण किया गया है और साथ ही यहाँ पर जो और सिस्टम है उसको भी हम दिखाने कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। देखिए यहाँ पर भी जो सिलेंडर लगा है उसकी भी एक्सपायरी हो चुकी है, 2023 की है। तो ऐसे में जो फायर उपकरण ना होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको अब अग्निशमन विभाग ने चिन्हित भी किया है, इस तरह से जांच किया है और हम आपको दिखाते हैं कि अग्निशमन की टीम किस तरह से यहाँ पर जांच कर रही है। टीम यहाँ पर पहुँचने के बाद निरीक्षण कर रही है, लोग ये निरीक्षण कर रही है और लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अग्निशमन की टीम पहुंची है और जांच करी। फिलहाल हम जो यहाँ के सीएफओ हैं से भी बात कर लेते हैं, क्या उसका इस पूरे मामले पे कहना है। के बाद अब पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और खुद अग्निशमन विभाग के सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा जी, आज आप किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया है, क्या जिस तरह से निर्देश मिले हैं, बच्चों ने जान गंवाई है और यहाँ भी कोचिंग में आपने निरीक्षण किया, क्या नहीं? देखिए, जैसे आप सभी विदित हैं कि मतलब कल जो है जो लखनऊ में जो है एक 15 जो हमारे होनहार बच्चे थे उनके मतलब बहुमूल्य जीवन नष्ट हुआ है। तो जो अग्निकांड हुआ उसी के दृष्टिगत जो है आज हम कमिश्नर प्रयागराज में, मेरे द्वारा कल शाम को ही जैसे हमको उच्च अधिकारी से दिशा निर्देश मिले थे तो मेरे द्वारा जो है टीमें हर हमारे जो तहसीलों में जो फायर स्टेशन संचालित हैं उनके प्रभारियों के नेतृत्व में एक टीमें गठित कर दी गई हैं। वो आज सुबह से ही अपने उनके जो क्षेत्र में पढ़ने वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो भी मतलब जहाँ पे बच्चे हमारे विद्यार्थी या जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आपके जो ये लाइब्रेरीज वगैरह जो हैं वो सभी को मतलब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वयं को ये है कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं की मानकों का अनुक्रम में क्या होनी चाहिए, उन्होंने क्या लगाया हो, अगर गैप है तो उसको हम इंगित कर रहे हैं। उपकरण लगे थे उस पर एक्सपायरी थी, कुछ पे फटे थे और साथ ही जो कोचिंग संस्थान है जो बेसमेंट चल रहे उन पर भी किस तरह की कार्रवाई होगी? अगर नोटिस आप देते हैं, अगर उसका जवाब नहीं तो किस तरह का? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो भी बेसमेंट जो है शिक्षण कार्यों के लिए बेसमेंट नहीं है, वो खाली ऑफिस, टेम्परेरी ऑफिस के रूप में, पार्किंग के रूप में या जो नॉन फ्लेमेबल गुड्स हैं उनको जो है स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर वैसे अभी लास्ट मंथ भी जो है प्रयागराज में 3 जो पीडीए के साथ मिलके जो है 3 जो ये हमारे कोचिंग सेंटर थे इसमें सीलबंदी की गई है। तो वो भी उनका भी यही था कि मतलब वहाँ पर जो ये हमारे बेसमेंट में जो क्लासेस संचालित कर रहे थे, तो आज हम जो है जो अभियान चलाने ऐसे को भी चिन्हित करके इसमें बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और रही जैसे आपने पूछा कि यहाँ पर जो एक्सपायरी है तो उसके जो यहाँ के जो भी ऑनर हैं इनको हमारे द्वारा बता दिया गया है, क्योंकि
क्योंकि ना सिर्फ एक्सपायरी एक्सटिंग्विशर का, बाकी और भी कुछ कमियां हैं जो हम आज नोटिस के रूप में कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो है फायर अलार्म सिस्टम है, और जैसे मैंने बताया कि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी जो कई बच्चे जो है काफ़ी संख्या में बच्चे रहते हैं। इसमें 1 या 2 टाइप की चलते हैं कि मतलब स्पेशली चाइल्ड बच्चों के लिए भी यहाँ पर थेरेपी वगैरह या उसकी क्लासेस चलती हैं। ये जो बच्चे SSC और जो भी रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी है। तो ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसके लिए भी मैंने इनको जो है जो अग्निशमन जल जो है कि मतलब पानी की व्यवस्था और टैंक जो है उसके लिए मैंने इनको बोला आज शाम को हम नोटिस इनको रिसीव कराएंगे। तो देखिए हमारे साथ चंद मोहन शर्मा जी थे जिन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं इनको नोटिस सर्व किया जाएगा। फिलहाल अब नोटिस के बाद किस तरह का जवाब मिलता है और किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर। तो 4 अधिकारी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी ये अभियान लगातार जारी है। और ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स नहीं है, ऐसे तमाम चाहे वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों, ऐसे भवन हों जो इस तरीके से संचालित हो रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी नियमों को ताक पर रखकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, अग्निशमन यंत्र नहीं है और या फिर वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, ऐसे भवनों को तुरंत सील किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस घटना के बाद से अब शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और ये साफ साफ कह दिया कि लापरवाही कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल जो घटना घटी है उसमें अब तक जो बड़े अधिकारी हैं उन पर गाज गिरी है लखनऊ अग्निकांड में और एक्शन में है सरकार पूरी तरह से। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अधिकारी ये बताया जा रहा है। हालांकि ये अधिकारियों की संख्या और बढ़ सकती है जैसे जैसे इसमें मामले सामने आएंगे। तो और कई लोगों की गिरफ्तारियां इसमें अब तक हो चुकी हैं जहां पर लापरवाही पाई जा रही थी। बहुत से ऐसे जाने माने संस्थान भी हैं जिनको सील कर दिया गया है या फिर उनको नोटिस थमा दिया गया है। और वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल उन्होंने पूछा और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और संवेदना भी प्रकट की है। बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। अखिलेश ने हादसों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में और जो लोग इस घटना का शिकार हुए हैं अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपके सामने। पीड़ित परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और इसी घटना को लेकर वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, यह बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है और दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा, उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए।
कन्नौज के फकीरपुरा गांव पहुंचे उप राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान का खंडन किया है जिसमें गांव में बिजली न आने की बात कही गई थी। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को गलत सूचना दी गई है। फकीरपुरा में 250 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर ग्रिड का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने बताया कि इससे करीब 500 घरों की बिजली ये मिल रही है। इस सोलर ग्रिड का उद्घाटन 7 जुलाई 2015 को APJ अब्दुल कलाम ने किया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज किसी कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने इस सोलर पावर प्लांट का जिक्र किया था। ये सोलर पावर प्लांट मिनी ग्रिड क्षमता 250 किलोवाट, ग्राम चंदुआहाट, फकीरपुरा, ग्राम सभा बहुती। दिनांक 7 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया था। दिनांक 14/4/2024 को मेरे द्वारा मेंटेनेंस प्लांट का फकीरपुरा में मेंटेनेंस किया गया था, जो आज भी चालू है, जिसमें 425 घरों में। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर संत कबीरनगर से सांसद लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और चढ़ावे से जुड़े मामला बेहद गंभीर है और आरोप यह भी लगाया कि राम नाम पर सत्ता में आई सरकार के कार्यों से पूरा देश परिचित हो चुका है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चंदा पर चोरी का मामला हो चाहे मंदिर का मामला हो, तमाम जगह BF जो पशु वाला क्रूरता वालों से पैसा लेकर के ये पार्टी चलाई जाती है। और छोटी बात नहीं है कि देश में राम के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। और अलीगढ़ में आयोजित एक जनसभा के दौरान सांसद सतीश गौतम ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ लूट और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सांसद ने कहा कि पहले कुछ लोग MU क्षेत्र से निकलकर बहन बेटियों को परेशान करते थे और लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उनको ऊपर भेजने का काम किया और माता बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा देने का काम किया। यह है योगी की सरकार, यह है मोदी की सरकार। इसलिए लेकिन लोग प्रयागराज में माहे मुहर्रम की 7वीं पर 1836 से चली आ रही परंपरा के तहत इमाम बाड़ा सफदर अली बेग से यह दुलदुल का ऐतिहासिक गश्ती जुलूस निकाला गया है। इमाम हुसैन की सवारी माने जाने वाले दुलदुल ने शहर के विभिन्न इलाकों में 24 घंटे तक गश्त की है और दूसरे दिन भोर में अपनी कदीमी इमाम बाड़े पर पहुंचकर संपन्न यह हुआ है। वहीं गुलाब चमेली के फूलों से सजे दुलदुल का श्रद्धालुओं ने दूध, जलेबी और भीगे चने खिलाकर स्वागत किया है। आज मुहर्रम की 7 तारीख है और हर अकीदतमंद बड़े गम के साथ इस पूरे माहौल को मुहर्रम के मनाता है। फिलहाल आज जुलजना यहाँ पर आई इमाम हुसैन की सवारी थी, वो यहाँ पर आई है और यहाँ के आप हैं, बात करेंगे। बताइए किस तरह से जुलजना निकाला जाता, क्या वजह है? ये इमाम हुसैन की सवारी की शबी हम लोग निकालते हैं बस। किस तरह से ये अकीदत से निकाला जाता है, क्या पूरा होता है इसमें? मुरादें हैं तो आदमी जो खिलाता है। हिस्ट्री में ये है कि इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। उसी वजह से जब उन्हीं के नाम से ये जुलझना निकलते हैं और लोग इनको जो है जुलझने को दही जलेबी खिला के अपनी दिल की जो है तमन्नाओं को कि हम ये इजहार करते हैं कि अगर हम भी करबला में होते तो हम आपके साथ मौजूद होते और आपको इस तरीके से ज़िबा होते, भूखा प्यासा न होने देते। उसकी याद में ये 1836 से शाहगंज पान दरीबा मिर्ज़ा सफदर अली बेग से ये जुलझना उठ रहे हैं और ये 24 घंटे का रूट है जुलझने का। और घर घर जाके ज़ियारत करवाना और लोगों की मन्नत और इससे सबका अकीदा जुड़ा हुआ है। देखिए जिस तरह से इमाम हुसैन की याद में जुलझना निकाला जाता है, 24 घंटे का रूट होता है और जब 3 दिन के भूख प्यास से वो शहीद हुए थे तो लोग अतब एहतराम से इस सभी को पूरी तरह से मनाते हैं और दूध, जलेबी और सूती चढ़ाकर अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
और कानपुर के काकादेव स्थित एम ब्लॉक की रहने वाली सोनाली सिंह ने आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है और एसडीएम पद पर चयन प्राप्त किया है। परिणाम घोषित होने के बाद उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी देखने को मिली है। सोनाली पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर अभिनीश कुमार की बेटी हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, विशेषकर अपनी मां अलका सिंह को दिया है। कानपुर की छात्रा ने अपनी मेहनत और जुनून से अपने परिवार के साथ ही कानपुर का भी नाम रोशन कर दिया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम के पद पर चयनित हुई सोनाली सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये सफलता पाई है और किस तरह से अब ये सफलता पाने के बाद मेहनत कर रही हैं। तो सोनाली जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जनता टीवी परिवार की तरफ से। आपका एसडीएम के पद पर चयन हुआ है, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया और आपको ये पता चला कि आप अब एसडीएम बन चुकी हैं, पहला रिएक्शन क्या था आपका और आपकी फैमिली का? मैं काफ़ी खुश थी कि जॉब सिक्योरिटी फाइनली मिल गई है, तो इस बात की काफ़ी खुशी है। बाकी तो ये एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और हमेशा अगर आपको किसी बड़े पद पे आप चयनित हुए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में रियलाइज़ करनी ही होगी। तो अभी मैं प्रोसेस पूरी तरीके से तो नहीं कर पा रही हूँ। अब वो तो बाकी ट्रेनिंग वगैरह में पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा, बट जॉब सिक्योरिटी को लेके मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, इस पूरी आपकी जर्नी में एक नॉर्मल स्टूडेंट से फिर स्टूडेंट लाइफ और फिर एसडीएम बनने तक के सफ़र में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा और स्पेशली आपके माता पिता का क्या योगदान रहा इसमें? हाँ, उनका काफ़ी सहयोग है, बिकॉज़ अगर हम देखें आज के ज़माने में सपोर्टिव फैमिली, इसके बिना सपोर्टिव फैमिली होना ही एक प्रिविलेज की बात है। तो सारे माता पिता को इस जर्नी के लिए काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि घर के माहौल से ही मानसिक तनाव कम होता है या बढ़ता है। तो फैमिली सपोर्टिव होना तो एक पिलर है, जो पहला पिलर होता है किसी भी तैयारी में, वो मेरे हिसाब से काफ़ी पैरामाउंट होता है। मम्मी और पापा में कौन ज़्यादा सपोर्टिव था? मम्मी। अच्छा, पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहा आपका? ये कुछ रेगुलर बेसिस पे, जैसे जब आप पूरे साल पढ़ते हो, आप पूरे साल 12-14 घंटे नहीं पढ़ते हो। आप जब एग्ज़ाम पास आता है तो 8-10 घंटे, जब एग्ज़ाम दूर होता है तो 5 घंटा डेली, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे। अच्छा, तैयारी के दौरान कुछ चुनौतियां भी आई होंगी, तो मोटिवेट होने के लिए क्या करते थे और चुनौतियों जैसे आती थी तो कैसे आगे बढ़ते थे, क्या मोटिवेशन रहता था? मेरे दोस्त लोग हैं कानपुर से ही, तो जब भी लगता था कि मुझे ब्रेक लेना है तो मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाती थी, एंड वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से। किसी स्पेशल कोचिंग या सेल्फ स्टडी, मतलब कैसे क्या तैयारी की आपने? वैसे जो काफ़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनसे तो बेसिक तैयारी मैंने की थी, और बाकी बीपीएससी स्पेशल के लिए भी काफ़ी कोचिंग्स का उसमें पार्टिसिपेशन रहा ही है, स्पेशली मॉक इंटरव्यूज़ में और मेंस की टेस्ट सीरीज़ में जो बीपीएससी की कोचिंग्स मैंने रेफ़र की थी। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? काफ़ी ज़्यादा रहा है सर, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं तो कनेक्टेड रही थी। बाकी यूट्यूब मैं बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप एजुकेशन बेस पे एजुकेशन एसोसिएटेड कंटेंट भी आप देख सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला क्या काम होगा जो आप करना चाहेंगी? विमेन एम्पावरमेंट, अभी यही उद्देश्य है। बाकी स्टेट को मुझे समझने दीजिए, फिर धीरे धीरे। अपने जूनियर्स के लिए या जो तैयारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं बीपीएससी या यूपीएससी यूपीपीएससी में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको बुक्स का सिलेक्शन करना चाहिए या स्टडी किस तरह से करें? स्टडी देखिए, बैलेंस रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवर्स पे फोकस ना करके क्वालिटी, आप कितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं पूरे दिन में, उस पे फोकस करना चाहिए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, एज अपोज टू आप मल्टीपल जगहों से मल्टीपल सोर्सेस पढ़ रहे हैं। एक सोर्स मल्टीपल रिविजन ज़्यादा बेटर होता है। स्वाति, जो आपकी पढ़ाई रही वो कानपुर से ही रही, और अभी आपने बताया कि आपकी मदर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा आपकी जर्नी में, तो किस तरह का सहयोग था और
क्या शुरुआत से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए सोचा था या लक्ष्य कुछ और था और आप प्रशासनिक सेवा में पहुंचे? शुरुआत से मतलब मम्मी का रोल था एग्ज़ाम दिलवाना, बिकॉज एज अ पेरेंट भागा दौड़ी बहुत मुश्किल होती है। चाहे प्री हो, मेंस हो, सेंटर के बाहर बैठना, फिर घर में भी घर संभालना। होम मेकर्स सबसे बड़ा जॉब है और होम मेकर्स को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो मम्मी का रोल तो इसी में है कि घर को लिवेबल बनाया, घर को घर बनाया और साथ में एग्ज़ाम दिलवाया। और हाँ, बाकी तो बस यही है। तो हमारे साथ सोनाली सिंह जी, जिनका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुआ है एसडीएम के पद पर, उनका साफ कहना था कि सोशल मीडिया से दूरी ना बनाएं, यूट्यूब को ज़रूर अपनी अहमियत दें, क्योंकि उस पर कई तरह के कंटेंट्स होते हैं जो तैयारी में काम आते हैं। इसके साथ ही परिवार का बहुत सहयोग मिला, माता और पिता दोनों ने इनकी इस जर्नी में बहुत सहयोग किया है और नए छात्रों के लिए मोटिवेशन के लिए इन्होंने बताया कि शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि 14 से 15 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन जब भी पढ़ें तो मन से पढ़ें। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के नागल कस्बे में रेलवे रोड स्थित एक नर्सिंग होम पर हरियाणा की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई लिंग भ्रूण जांच की शिकायत के आधार पर यह हुई है। छापेमारी के दौरान कथित रूप से जांच उपकरण बरामद किए गए हैं और जांच कराने आई एक महिला समेत अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है। सोनीपत से पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और स्वास्थ्य नोडल अधिकारी सीएचसी अधीक्षक की मौजूदगी में जांच की है। कार्रवाई की खबर मिलते ही क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। वहीं किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने विरोध में जाम भी लगाया, जिसे पुलिस ने आखिर में खुलवा दिया। और वहीं सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के लखनौती गांव से एक महिला ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच का मामला परिवार कलह यह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबेडकर नगर के गांव में शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया जब दुल्हन के कथित प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि द्वार पूजा से ठीक पहले प्रेमी ने दुल्हन को असला दिखाकर धमकाया। दुल्हन से जुड़े कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाए हैं। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दिनांक 19/6/2026 को ग्राम मोहरिया पुंथर में श्री कन्हैयालाल चौहान के घर उनकी पुत्री की बारात आई हुई थी। बारात में द्वार पूजा के कार्यक्रम के दौरान श्री कन्हैयालाल के होने वाले दामाद संदीप चौहान पुत्र शीतला प्रसाद निवासी थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या को ग्राम मोहरिया पुंथर के रहने वाले शुभलाभ पुत्र ज्ञानलाल तथा उसके साथियों द्वारा। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद कानपुर में केडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर चला डंडा, 16 संस्थानों को सील कर दिया गया। कानपुर में गंगा नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 3 डूबे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को सुरक्षित बाहर निकाला। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फतेहपुर में ओवरलोड डंपर रोकने के दौरान दरोगा जितेंद्र दुबे ने युवक को बेरहमी से पीट डाला। वीडियो बनाने पर भड़के थे पुलिसकर्मी। नोएडा के लेबर कैंप में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। वाराणसी में गंगा की गोद में मटन बियर पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से आदित्य श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों ने कहा आदित्य नौकरी कर परिवार को संभाल रहा था। बांदा में आपसी विवाद के चलते पति पत्नी ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। पत्नी की मौत की खबर, पति अस्पताल में भर्ती। बांदा में दबंगों ने दलित घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। जमीनी मामले को लेकर यह विवाद हुआ है, जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद कन्नौज में प्रशासन अलर्ट है। कोचिंग सेंटर से की गई सुरक्षा इंतजामों की जांच। कार्रवाई के दौरान एक कोचिंग सेंटर को अनियमितता मिलने पर सील कर दिया गया। हामिरपुर जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला शौचालय में मिला नवजात का शव। बुलंदशहर में नशे की हालत में युवक ने ब्लेड से काटा है खुद का गला। परिजनों ने खून से लथपथ हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। नियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद सजग हुआ लखनऊ का जिला प्रशासन। डीएम-एसपी ने 5 कोचिंग और लाइब्रेरी को निरीक्षण किया है। अनियमितताएं मिलने पर कुछ को सील कर दिया है। सहारनपुर में महिला ने फांसी लगाकर
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।